बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सेम चैप्टर जो हमने कवर किया था। यानी हम आज बात करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। अगेन इसका मतलब हम जाने वाले हैं आज एक नई जर्नी पे जाने वाले हैं। यानी आज हम कवर करने वाले हैं अपना एक्वाटिक हैबिटेट। यानी हम पिछली बार जिस ट्रेन में बैठ के गए थे वो ट्रेन हमें कहाँ लेकर गई थी? हमें लेकर गई थी वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के सफर पे। बहुत मजा आया था। हम तो गए थे माउंटेन्स पे। हम कहाँ गए थे जरा जल्दी जल्दी मेंशन कर देना, है ना। कहाँ घूम कर आए थे हम। अब बच्चों इतनी जगह घूम लिया था तो आज हम जाने वाले हैं कुछ नए सफर में। याद है क्या कौन से सफर में जाने वाले थे हम? जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम कौन से सफर पे जाने वाले हैं। तो लेट्स सी टुडेज टेबल ऑफ कंटेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में, और फिर हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि अगर कोई लाइफ है तो कैसे पता कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है। तो ऐसे ही कुछ मजेदार बातें आज हम करने वाले हैं। उससे पहले लेट्स सी कि एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है। एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है? तो आप देख सकते हैं इतने सारे डांसिंग जो ऑक्टोपस है हमारे बैकग्राउंड में, ये सब कहाँ रहती हैं? ये सब समुद्र में रहती हैं। अगर ये सब समुद्र में रहती हैं यानी दे आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। यानी कि अगर कोई प्लांट, कोई एनिमल पानी में रहता है तो उनको क्या बोलते हैं? वो कहाँ रहते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में। तो एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? एक्वा। व्हाट इज एक्वा? एक्वा इज वाटर। तो एक्वाटिक हैबिटेट मतलब ऐसी जगह जहां पानी हो। तो कुछ ऐसे एनिमल या कुछ ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? कहाँ रहते हैं वो? एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं वो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, जो हमारा समुद्र है यानी कि ओशन है जो हमारा, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? हमारे एक्वाटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल है। यानी पिछली बार जो हमने बात करी थी ना टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में, यानी रहने वाली जो जगह होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं हैबिटेट, जो हो सकते हैं दो तरह के। यानी अगर प्लांट्स और एनिमल्स जमीन में रह रहे हैं तो उनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, और अगर वो रह रहे हैं पानी में तो उसको बोल देंगे कि वो कहाँ रह रहे हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों अगर आपको याद हो कि हम कहीं गए थे, इस छुक सी गाड़ी में बैठकर हमने खूब सारा नई जर्नी कवर करी थी। यानी कि हम गए थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, राइट। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? ये तो फिर से पूछ रहा है हमसे, घूमने चलोगे क्या? ठीक है, ले चलो हमको घूमने। लेट्स सी कि आज हमारी ट्रेन हमें कहाँ लेकर जा रही है। तो हम जाने वाले हैं आज एक्वाटिक हैबिटेट के जर्नी में। यानी हम आज कवर करने वाले हैं क्या? हम कवर करने वाले हैं कि जो एनिमल्स, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं तो उनकी जो घर है, जो उनका घर है पानी में, उसमें क्या क्या चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से वो रह पा रहे हैं पानी में। तो जल्दी से देखते हैं कि हम कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो लेट्स सी, वी आर गोइंग सबसे पहले कहाँ? समुद्र में जाएंगे। समुद्र में माना कि जाने के लिए सबमरीन चाहिए, बट वो मुझे मिल नहीं पाई है, इसीलिए ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। ट्रेन हमको उतार देगी, बाकी अंदर हम खुद चले जाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम जाने वाले हैं समुद्र में, और फिर हम जाएंगे छोटे छोटे से पॉन्ड्स और लेक्स में। डिफरेंस जल्दी ही जानते हैं। तो चलिए चलते हैं कहाँ? समुद्र में। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने ओशन में, और अब हम देखेंगे कि इस ओशन में जितने भी प्यारे प्यारे से आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, इतनी सारी कलरफुल सी फिशेस दिख रही हैं, इनके पास ऐसा क्या खास, क्या इनके पास ऐसा यूनिक है जिसकी वजह से ये पानी में रह पाती हैं और हम पानी के बाहर ही रह पाते हैं। हम एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते अपनी जगह? तो लेट्स सी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस है इनके पास। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो
एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम्ड लाइन होती है। क्या बताया था स्ट्रीमलाइंड? स्ट्रीमलाइंड एक ऐसी बॉडी होती है जो पानी में तैरने के लिए और अपने फ्लेक्सिबली डायरेक्शन चेंज करने के काम आती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो ओशन में रहते हैं उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन और उनके पास होता है गिल्स। डू यू नो कि गिल्स का फंक्शन क्या था? बताया था ना, गिल्स जो होती हैं वो पानी में से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती हैं। यानी जैसे हमारे पास होता है लंग्स, फॉर व्हाट? फॉर ब्रीदिंग, फॉर रेस्पिरेशन। यानी हम अगर सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? लंग्स की वजह से जा पा रहा है। इसी तरह जो पानी में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास होता है गिल्स, और इस गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व है उसको ले पाते हैं। तो गिल्स का मेन फंक्शन आ सकता है आपके एग्जाम में कि गिल्स किस काम आते हैं? तो गिल्स काम आते हैं पानी में से डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में, ठीक है। फिर बात है बच्चों कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं पानी में जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। अगर स्ट्रीमलाइंड नहीं होती तो पानी में रह कैसे पा रहे हैं? लेट्स सी। यानी जो हमारे ऑक्टोपस होते हैं, प्लीज बच्चों इनके नाम अच्छे से कहीं लिख लेना कि जो हमारा ऑक्टोपस होता है इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती। अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? तो इसलिए नहीं होती बच्चों क्योंकि स्ट्रीमलाइन जो होती है वो पानी में तैरने के काम आती है। लेकिन ऑक्टोपस जो होते हैं उनको क्या करना है? उनको बिल्कुल ओशन के, समुद्र के बिल्कुल एंड में रहना है, बिल्कुल जमीन नीचे रहना है, अंडर द ओशन रहना है। तो वो अपने आप को बिल्कुल गहराई पे रख सके, पानी के बिल्कुल गहराई में रख पाए, इसीलिए वो क्या करते हैं? उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती। आपने देखा था ना पीछे ऑक्टोपस का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। यानी इनका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइंड नहीं होता ताकि ये अपने आप को ओशन के बिल्कुल नीचे रख पाए, ठीक है। और जब इनको मूव करना होता होगा, जब इनको मोशन करना होता होगा, तब क्या करते हैं वो? तब ये स्ट्रीमलाइन मोशन शो कर लेते हैं। यानी फिश की तरह ही इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन मोशन शो कर लेती है। बट ज्यादातर क्या होता है? इनको बिल्कुल समुद्र के तह पे रहना है, लास्ट में रहना है, इसीलिए इनकी बॉडी का शेप ऐसा होता है, फिश की तरह स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारी और दो एग्जाम्पल्स की बात करूं बच्चों, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम लेकर कुछ कहा जा रहा है तो वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। सो मैं यहाँ पे दो और ऑर्गेनिजम्स के नाम लेने वाली हूँ जिनका नाम है वेल्स और डॉल्फिन्स। यानी जो हमारी वेल्स होती है, जो हमारी डॉल्फिन्स होती हैं, इनके पास ना गिल्स की जगह पता है क्या होता है? कुछ नया होता है। इनके पास होते हैं क्या? ब्लो होल्स होते हैं इनके पास। यानी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उनके पास होता है गिल्स, लेकिन जो हमारा वेल्स है, जो हमारा डॉल्फिन है, इनके पास गिल्स नहीं होती हैं। नाम देख लो, दो नाम लिए हैं, वेल्स एंड डॉल्फिन्स। इनके पास ब्लो होल्स होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, इनके पास गिल्स नहीं होती है। तो भैया ये होता है तो इसका काम क्या है? गिल्स का काम तो हमको पता है कि जो गिल्स है वो पानी में से ऑक्सीजन लेने में काम आती है, लेकिन ये जो ब्लो होल्स है इसका क्या काम है? बच्चों जो हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है जिससे हम सांस लेते हैं, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लो होल्स। कभी आपने डॉल्फिन्स और वेल्स को करतब करते हुए देखा है? यानी कभी आपने टीवी में देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि डॉल्फिन्स ऐसे उछल के आ रही हैं, वेल्स का कुछ मूवमेंट दिखा रहे हैं, यानी कुछ ऐसे गेम्स जो डॉल्फिन और वेल्स परफॉर्म कर पाते हैं। कैसे? जबकि हमको ये पता है कि मछली जल की रानी होती है और उसको पानी में ही रहना होता है। तो ये डॉल्फिन और वेल्स पानी के ऊपर जंप्स करके कैसे करतब दिखा पा रही हैं? वो इसीलिए क्योंकि इनके पास होते हैं ब्लो होल्स जो कि नॉस्ट्रिल्स की तरह होते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि ये जो ब्लो होल्स होते हैं इनको सांस लेने में हेल्प करते हैं जब ये पानी के सरफेस में तैरते हैं। यानी कि जब उनको सांस लेनी होती है ना,
ऐसे करके। तो वो क्या करते हैं, डॉल्फिन और व्हेल्स पानी के सरफेस पे आ जाते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं, वहां जैसे नॉस्ट्रिल्स है ना हमारी, वैसे ही वहां सांस लेते हैं और जब पानी में फिर चले जाते हैं। यानी वो बहुत टाइम तक पानी में रह सकते हैं बिना सांस लिए। क्यों? क्योंकि उनको तो सांस सरफेस ऑफ द वाटर में लेना होता है। दैट्स वाई हमारे डॉल्फिन और व्हेल्स करतब दिखा पाते हैं, क्योंकि वो सांस ले पाते हैं पानी के बाहर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों कि जो हमारा नेक्स्ट जर्नी होने वाली है वो क्या होने वाली है। क्या देखा था हमने? हम जाने वाले थे कहाँ? हम जाने वाले थे लेक्स और पॉन्ड्स की जर्नी में। यानी अब हम आ गए हैं अपने दूसरे स्टॉप में, एक्वेटिक हैबिटेट के। यानी अगेन हम पानी में ही जाने वाले हैं, लेकिन कौन से वाले पानी में? हम जाने वाले हैं पॉन्ड्स में, हम जाने वाले हैं लेक्स में। अब बच्चों जो ये पॉन्ड्स और लेक्स होता है ना, ये ओशन के कंपेयर में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर मैन मेड भी हो सकता है। यानी देखो कितना कम वाटर सरफेस है और ओशन की तरह इसमें इतनी गहराई नहीं होगी, ज़्यादा गहरा नहीं होता है पॉन्ड्स और लेक्स। ठीक है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ओशन और लेक्स और पॉन्ड्स के बीच में। अब अगर मैं बात करूं कि जो पॉन्ड्स और लेक्स में रहने वाले प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है, ऐसा क्या है उनके अंदर कि वो लेक्स और पॉन्ड्स में रह पा रहे हैं और हम नहीं रह पा रहे हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। सीधी सी बात है कि पानी में सिर्फ एनिमल्स तो रहते नहीं होंगे, कुछ प्लांट्स भी रहते होंगे। दैट्स वाई हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो पानी में रहते हैं। ये देखो क्या लिखा है, एक्वाटिक। क्या लिखा है? एक्वाटिक, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। अब ऐसे प्लांट्स में बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। एक जो पूरा ही पानी में डूब रखा है, यानी पानी के बाहर दिखता ही नहीं है, पानी के पूरे ही अंदर डूबा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड। तो फुली सबमर्ज्ड प्लांट्स, फुली सबमर्ज्ड, ठीक है, जो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ प्लांट्स है। ठीक है, और दूसरे जो प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग, यानी वो तैर रहे हैं पानी के सरफेस पे, तो उनको हम बोलेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स। यानी हम आज बात करने वाले हैं दो तरह के प्लांट्स के बारे में। एक जो पूरे ही पानी में डूबे रहते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं पूरे के पूरे, और दूसरा जो फ्लोट कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो इस पिक्चर में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ये वाला प्लांट है, ये क्या है? पूरा का पूरा फुली सबमर्ज्ड है। क्या है? सबमर्ज्ड, पूरा का पूरा ही पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, सबमर्ज्ड क्या होता है? पानी में डूबा हुआ, पानी में डूब रखा है। और ये वाला कौन सा है? ये हमारा फ्लोटिंग है, यानी ये फ्लोट कर रहा है, पानी के सरफेस पे तैर रहा है। तो दो तरह के प्लांट्स हो गए हमारे, कौन कौन से? एक जो पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है, दूसरा जो तैर रहा है। एक और आपको प्लांट दिख रहा होगा जो नीचे से स्टार्ट हुआ है लेकिन सरफेस तक, पानी की बाहर तक आ पाया है। तो ये फुली सबमर्ज्ड नहीं है, यानी पूरा डूबा हुआ नहीं है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अपने किसके बारे में? एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपने बताया, अभी मैं आपको दो कैटेगरी बताई ना, फुली सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग वाला, तो आप इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सबमर्ज्ड है और कौन सा फ्लोटिंग है। जल्दी से करो, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 3 सेकेंड्स दे रही हूँ। 1 2 3। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है, आई होप सो कि आपने इस वाले को बोला हो। क्या? इस वाले को आपने बोला हो क्या क्या क्या? फ्लोटिंग। यानी यहाँ पे जो हमारा लोटस है, जो हमारा लोटस है यहाँ पे, लोटस के ही तो है प्लांट, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे पानी वाले प्लांट्स जो पानी के सरफेस पे तैर रहे हैं। यहीं अगर मैं ये वाले प्लांट के बारे में बात करूं तो ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? हमारा सबमर्ज्ड प्लांट है, यानी पानी के अंदर डूबा हुआ प्लांट है। तो ठीक है, आई होप कि आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं हमारे, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो
हमारे पानी के अंदर जो रहते हैं या पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, उनकी कुछ खास बातें, यानी क्या है उनमें ऐसा कुछ अलग जो हमारे प्लांट्स कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनसे उनको अलग बनाता है। यानी जमीन में रहने वाले प्लांट्स और पानी में रहने वाले प्लांट्स के बीच के अंतर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भैया जो हमारे प्लांट्स पानी में रहते हैं, उनकी जो रूट्स होती है ना, उनकी जो जड़ें होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। अब बताओ छोटी क्यों होती हैं, क्यों है छोटी, क्या दिक्कत है उनको? तो मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए छोटी होती हैं क्योंकि नॉर्मली जो हमारी रूट्स होती हैं उनका काम क्या होता है, एक प्लांट को उसकी जगह पे रखना, बस। दूसरा काम क्या होता है, सॉरी एक और मेन काम होता है जो कि होता है कि मिट्टी में से, सुनना, मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को प्लांट तक पहुंचाना। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं, यानी ये पहले से ही पानी में प्रेजेंट है। अगर ये पहले से पानी में प्रेजेंट है तो रूट्स का एक काम आसान हो गया, यानी अब उसको क्या करना है, उसको जरूरत नहीं है पानी को ऊपर तक पहुंचाने की, क्योंकि पूरे के पूरे प्लांट जो है वो पानी के ही कांटेक्ट में है, तो पानी ट्रांसफर करने की ऐसा जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दूसरा जो मेन फंक्शन रूट को परफॉर्म करना है वो सिर्फ यही है कि प्लांट को उसकी जगह पे रखना है, सिर्फ उसको जगह पे बैठा के रखना है प्लांट को, ताकि प्लांट भागे ना इधर उधर। बाकी दूसरा फंक्शन जो होता है पानी ट्रांसपोर्ट का, वो यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स के केस में जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई रूट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। दूसरे के बारे में बात करूं, लीव्स के बारे में, तो जो लीव्स होती है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स की, वो कैसी होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, ठीक है, रिबन लाइक होती हैं। और ऐसे कौन से प्लांट्स में होता है, ऐसे प्लांट जो पानी में पूरे डूबे हुए हैं, जो हमने देखा था अभी यहाँ पे, ये देखिए इसकी लीव्स कैसे दिख रही हैं आपको, रिबन की तरह दिख रही हैं, जो स्कूल में बांध की जाती है लड़कियां, रेड कलर के रिबन्स, वैसा ही तो कुछ शेप है, बस ये ग्रीन कलर का है। तो रिबन की टाइप ऑफ इसकी क्या होती है, लीव्स होती हैं। स्टेम के बारे में बात करूं अगर, तो स्टेम जो होते हैं वो काफी हल्के होते हैं और लंबे होते हैं, जो क्या करते हैं, पानी की ही डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा होता है प्लांट्स की स्टेम भी ऐसी ऐसी कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हल्की होती हैं, पतली होती हैं और लंबी होती हैं। तो ये कुछ 3 पार्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के, जो एक्वेटिक प्लांट्स के केस में थोड़े डिफर कर जाते हैं एज कंपेयर टू उन प्लांट्स के जो कहाँ रहते हैं, जमीन में रहते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है उनके रूट्स में, लीव्स में और स्टेम्स में। फिर अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में, कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो पानी में रहते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ अपने फ्रॉग जी का। तो अगर आपको पता हो कि जो हमारे फ्रॉग होते हैं ये क्या करते हैं, ये जमीन में भी रह सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं, यानी जो फ्रॉग्स हैं दे आर अडेप्टेड टू बोथ लैंड एंड वाटर, यानी कि ये जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। यानी पानी की वाली हम बात करने वाले हैं, हम ये वाला केस लेके चलते हैं कि ये पानी में भी रह सकते हैं। दैट्स वाई हम फ्रॉग का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का जो पानी में भी रह सके। तो फ्रॉग रह सकता है पानी में, तो लेट्स सी कि फ्रॉग के पास ऐसा क्या है जो उसको खास बनाता है। तो लेट्स सी, अब बच्चों जो हमारा ये जो फ्रॉग है, इसका जो ये बैक साइड है, इसका जो ये जो पार्ट है और जो इसका लेग है, ये बहुत ही मजबूत होता है। मजबूत क्यों होता है? ताकि ये जंप कर करके अपने प्रे को पकड़ पाए। हमने पढ़ा था ना प्रे क्या होता है पिछले लेक्चर में, जिसका शिकार होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रेडेटर है, यानी ये खाएगा किसको, प्रे को खाएगा। प्रे को प्रे करने की जरूरत पड़ जाती है, याद है ना, वैसे ही, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडेटर है, और अगर इसको अपना प्रे कैच करना है, यानी कोई इंसेक्ट कैच करना है इसको, जिसकी वजह से ये कूद पाए, तो इसलिए इसका जो ये लेग वाला पार्ट है, जो इसका बैक वाला पार्ट है, काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ताकि ये अपने प्रे को कैप्चर कर पाए, उसको पकड़ पाए, ठीक है। दूसरा बच्चों आप नोटिस करिए, ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसकी फीट है वो वेब्ड फीट बोलते हैं। व्हाट इज वेब्ड फीट? वेब्ड फीट क्या होता है, ये देखो, आपको पता है ना मकड़ी का जाला वेब बोलते हैं, स्पाइडर वेब। वेब क्या होता है, जाल की तरह। तो आप देख सकते हैं कि इसके फीट में ये देखो कुछ स्ट्रक्चर है वेब की तरह, दैट्स वाई इसकी फीट को बोलते हैं वेब्ड फीट। फ्रॉग की फीट को बोलते हैं
वेब्ड फीट। अब वेब्ड फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये इसको स्विम करने में हेल्प करता है। हमने अभी पढ़ा कि जो फ्रॉग है वो पानी भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। तो अगर ये पानी में रह सकता है तो क्या खास है इसके पास? इसके पास खास है कि इसके पास है वेब्ड फीट, यानी ये इसको हेल्प करता है स्विम करने में, तैरने में हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको फ्रॉग की जादुई पावर के बारे में मालूम चल गया हो। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सफर है ना ये खत्म हो गया है। क्या लिखा हुआ है? अब उतर जाइए, बाय बाय। यानी इन्होंने हमको ट्रेन से उतार दिया है, हमने इतना ही घूम सकते थे। हम कहाँ कहाँ घूम के आए? हम गए अपने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, हम माउंटेन में घूम के आए, हम ग्रास लैंड में घूम के आए, हम शेर से मिले, हम डियर से मिले, और आज हम कहाँ घूम के आए? हम एक्वेटिक हैबिटेट में घूम के आए। यानी हम पहले गए ओशन में, समुद्र में, और फिर हम गए पॉन्ड्स और लेक्स में जहाँ हमने फ्रॉग से मिला और कुछ प्लांट्स की टाइप्स देखी, है ना। तो ये तो हमारी जर्नी खत्म हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ नया करते हैं। तो हम जल्दी से देखते हैं कि जो आपको प्यारी सी फोटो दिख रही है इसमें से जल्दी जल्दी बताओ कि कौन से आपको बायोटिक लग रहे हैं और कौन से एबायोटिक लग रहे हैं। समझ में आया क्या बायोटिक एबायोटिक? बताया था मैंने बायोटिक और एबायोटिक। यानी चलो आसान बना देती हूँ, जल्दी से बताइए कि आपको पूरी पिक्चर में कौन कौन सी चीजें लिविंग लग रही हैं, यानी बायोटिक, लिविंग बायोटिक, और कौन सी नॉन लिविंग लग रही हैं, दैट इज एबायोटिक लग रही हैं। सो आपको बताना है कौन कौन से जिंदा लग रहे हैं और कौन कौन से जिंदा नहीं लग रहे हैं, यानी कि नॉन लिविंग लग रहे हैं। तो लेट्स सी जल्दी जल्दी, है ना। तो ये जो हमारे जो बाबा जी बैठे हैं, ये जो बच्चे बैठ रखे हैं, ये तो पक्का लिविंग है ना। ये सांस लेते हैं, हमको पता है ये लोग क्या है, लिविंग है। लिविंग का मतलब बायोटिक है। क्या है? बायोटिक है। चलिए ये तो क्लियर दिख रहा है। हमारा डॉग ये भी लिविंग है, ये भी हमको पता है। तो हमारा डॉग भी क्या है? लिविंग है। तो डॉग भी हमारा अगर लिविंग हो गया है, सो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि डॉग को लिविंग लिख के नीचे लिख देते हैं क्या, कि बायोटिक। आपको पता होना चाहिए कि लिविंग का मतलब बायोटिक होता है, ठीक है, बताया था पिछले लेक्चर में। सो ये भी लिविंग हो गया। और कौन से लिविंग लग रहा है? प्लांट्स। प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं ना। अगर वो चल नहीं फिर सकते, अगर मतलब वो चल नहीं रहे, है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि नॉन लिविंग हो गए, वो बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। कौन से काम? यही सवाल अभी देख लेंगे, है ना। पर अभी के लिए ये जान लो कि भैया हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये लिविंग ही होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये लिविंग होते हैं। अब लिविंग क्यों होते हैं? ये तो चल फिर नहीं सकते मैम। यही सवाल आ रहा है क्या आपके मन में कि मैम ये तो चलते फिरते नहीं देखा इनको, क्यों बोल रहे हो इनको लिविंग? ये भी तो प्लांट है, यानी ये भी क्या है? लिविंग्स है। थाली जो रखी हुई है ये क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग? सोचो, ये जो हमारी थाली रखी है, जो हमारी किताब रखी है, ये आपको क्या लग रहा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? किताब को बोलते हुए देखा है क्या? उसको बढ़ते हुए देखा है क्या? चलते हुए देखा है क्या? हाँ, नहीं ना। तो ये भी क्या है? ये तीनों चीजें हमारी नॉन लिविंग है। यानी यहां से आपको देख के समझ आ रहा है कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। हमारा जो सोफा रखा है, हमारा जो ये विंडो है, जो हमारी ये चेयर है, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। यानी वी नो कि ये लोग सांस नहीं लेते, ये लोग चलते फिरते नहीं है, इनका साइज नहीं बढ़ता है, तो ये नॉन लिविंग है। यानी आपके दिमाग में कुछ क्राइटेरिया फिक्स हो रखा है ये डिसाइड करने के लिए कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है। यानी आपके दिमाग पे कुछ तो फंडा है, कुछ तो फॉर्मूला आपने बना के रखा हुआ है कि हमें किस चीज को लिविंग बोलना है और किस चीज को नॉन लिविंग बोलना है क्या ऐसा? कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन से फॉर्मूला है, लेट्स सी। यानी अगर हमें किसी चीज को लिविंग बोलना हो तो हम ढूंढते हैं उसमें कुछ नंबर ऑफ फीचर्स, मतलब कुछ उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको हम देख के बोल दें कि ये तो लिविंग है। क्या क्या फीचर्स होंगे उसमें? तो मतलब हर एक लिविंग बीइंग जो भी अर्थ में है उसके पास कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको लिविंग बनाते हैं। जैसे कि वो खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, एनिमल्स खाना खाते हैं, प्लांट्स भी खाना खाते हैं, पता है ना, फोटोसिंथेसिस,
है ना। तो प्लांट्स भी खाना खाते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, या बाकी लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस को करने के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए होती है, खाना खाना पड़ता है। यानी ये पक्का बता रहा है कि जो भी खाना खा रहा है या जिसको भी एनर्जी मिल रही है वो लिविंग है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहला फीचर तो यही हो गया लिविंग बीइंग का। दूसरा, वो एनर्जी का यूज करते हैं, यानी आप खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, थक जाते हैं, फिर आप खाना खाते हैं, एनर्जी वापस आ जाती है, फिर खेलने भाग जाते हैं, यानी आपको भी एनर्जी मिल रही है खाना खाकर, यानी आप भी लिविंग बीइंग्स हैं, है ना। तो आपको पास एनर्जी है कोई भी काम करने के लिए, चाहे खेलना हो, पढ़ना हो, बातें करना हो। इसी तरह प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स भी तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, हमको फ्रूट्स दे रही है, और उनके बॉडी में ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रांसपिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, यानी उनकी बॉडी में भी एनर्जी यूज हो रही है, यानी वो भी लिविंग है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो जाता है किसका, ये बताने के लिए कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। दूसरे के बारे में बात करूं तो साइज का बढ़ना, डेवलप करना। जो आप छोटे से बच्चे थे तो इतने से होंगे, आज आप इतने बड़े हो गए, है ना, इतने इतने बड़े हो गए, कैसे? आपकी बॉडी ग्रो करी है, बड़ी हुई है, यानी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं। अगर ऐसे कोई चेंजेस किसी बॉडी में आते हैं तो वो क्या है, लिविंग बीइंग है, क्योंकि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। किसी और चीज में आपने चेंजेस आते हुए देखा है क्या? किसी का साइज बढ़ता हुआ देखा है क्या? आई थिंक बढ़ता है। आपने देखा हो कि मिट्टी इकट्ठा हो के पहाड़ बन जाती है ना, उसका साइज भी तो बढ़ रहा है, लेकिन वो तो नॉन लिविंग होती है। फिर ये तो गड़बड़ हो गई, हम नहीं कह सकते कि अगर साइज और ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है तो लिविंग हो गया, क्योंकि नॉन लिविंग जो चीजें होती है लाइक पहाड़, ये भी, इनका भी साइज बढ़ रहा है हर साल, क्योंकि इसमें भी चीजें इकट्ठा होती हैं और साइज बढ़ता जाता है इनका। तो यानी यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है कि हम कैसे मान लें कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है ना। पता नहीं क्राइटेरिया कौन सा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ये बोलने के लिए कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। चौथी चीज के बारे में बात करूं तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है, यानी कि अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, यानी हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके बच्चे हैं, बड़े हम, जब आप लोग बड़े होंगे तो हमारे बच्चे होंगे, ऐसे करके, है ना। यानी ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज कंटिन्यू हो रही हैं। तो यहाँ किसको क्या प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, अपना एक कॉपी बनाना, ठीक है। ये भी कौन शो कर सकता है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो जिंदा है, जो लिविंग है, वही ये काम कर सकते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है ये बताने के लिए कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। फिर पांचवा क्या है, अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। कुछ याद है, हमने अडेप्टेशन पढ़ा था कैमल के केस में कि कैमल की लॉन्ग लॉन्ग लेग्स होती हैं, उसे पसीना नहीं आता है, कम पानी पीता है, कम यूरिन एक्सक्रीट करता है ना। हमने फिश का पढ़ा था कि जो फिश की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और क्या पढ़ा था, उसके पास गिल्स होती हैं, है ना, उसके पास फिन और टेल्स होती हैं, यानी कुछ ऐसी एडेप्टेशन जो उनको उनके एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प करती है। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स और फीचर्स को बोलते हैं एडेप्टेशंस। तो ये भी कौन शो कर सकता है, लिविंग बीइंग, जो जिंदा है वही तो शो कर पाएंगे, नॉन लिविंग को क्या पता वो कहाँ पड़ी है। यानी कोई कॉपी है, कॉपी को हमने रख दिया टेबल के ऊपर, अब कॉपी का रंग ब्लू कलर का है और टेबल का रंग भी ब्लू कलर का है, तो क्या कॉपी अपना रंग चेंज कर लेगी, ये बताने के लिए नहीं, मैं तो टेबल से अलग दिखूंगी, लोगों को दिखना चाहिए कि कॉपी पड़ी टेबल के ऊपर, तो मैं अपना कलर ऑरेंज रख लेती हूँ। ऐसा होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। यानी कि नॉन लिविंग जो है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकती अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को रखने के लिए। यानी सिर्फ लिविंग जो लोग होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही अडेप्टेशन शो कर सकते हैं, अपने फीचर्स में बदलाव शो कर सकते हैं। फिर अगर बात करूं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, ये भी एक लिविंग बीइंग करता है। अब स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्ड क्या होता है, चलिए जल्दी जल्दी से ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रोथ के बारे में, यानी साइज बढ़ रहा है, आप डेवलप कर रहे हैं। कभी आप इस तरह छोटे से बच्चे रहे होंगे और देखो इतने बड़े हो गए, यानी आपका साइज बढ़ा है, आप ग्रो हुए हैं। तो
इट इज डिफाइंड कि अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज हुआ है साइज में, आपके वेट में, तो ये भी एक लिविंग का करेक्टर। ये भी मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं ग्रोथ, है ना, लेकिन अगर कोई ग्रोथ शो कर रहा है तो हम उसको लिविंग मानकर एक क्राइटेरिया रख सकते हैं, बाकी बढ़ जाएंगे, बाकी कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट कर देंगे लिविंग बींग्स के। लेकिन ग्रोथ एक क्राइटेरिया है, ग्रोथ एक मेजरमेंट है ये बताने के लिए कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम लिविंग, जो हमारे जो ग्रोथ वाला करेक्टर है, इसको लेकर चलते हैं लिविंग बींग को बोलने के लिए कि ये लिविंग है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी हाइट किसी पॉइंट तक बढ़ती है। ऐसा होता है क्या कि आपकी हाइट पूरी उम्र तक बढ़ रही है? यानी अगर मैं आज इतनी बड़ी हूँ तो बुढ़ापे तक तो मेरी हाइट पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, ऐसा होता है क्या? मुझे जहाँ तक पता है कि हाइट की एक उम्र होती है, हमें पता होता है कि इतने साल तक ही हम बढ़ सकते हैं। यानी एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, कम समय तक हो पाती है। लेकिन अगर मैं ट्रीज के बारे में बात करूं तो उनकी जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। यू नो कि एक जो ट्री है, एक जो प्लांट है, वो थ्रू आउट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है। आप इतना छोटा सा सीड प्लांट करते हैं मिट्टी में और देखते देखते वो सीड इतना बड़ा सैपलिंग बनता है, प्लांट बनता है, बढ़ते 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 बहुत बड़ा पेड़ बनता है और लगभग उसकी ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती है। तो प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ चल रही है, बट एनिमल्स के केस में कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही चल पाती है, ठीक है। तीसरी चीज कि ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। यानी आप क्या खा रहे हैं, आपके आसपास का क्लाइमेट कैसा है, तो ग्रोथ उस चीज पे भी डिपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल हमें क्या सीखना था? हमें सीखना था कि जो ग्रोथ है वो एक लिविंग बीइंग की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है जो वो पक्का शो करेगा। यानी अगर कोई लिविंग है तो वो ग्रोथ शो करेगा ही करेगा। तो पहला आंसर क्या आना चाहिए, पहला फीचर क्या आना चाहिए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में? ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन। यानी कि आप देख सकते हैं कि हम जब सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी हम अंदर सांस ले रहे हैं और फिर सांस को छोड़ रहे हैं। यानी ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग एक पार्ट है किस प्रोसेस का? रेस्पिरेशन प्रोसेस का। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, चलो आराम से पढ़ते हैं फिर। देखिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ये होता है कि जो आप खाना खा रहे हैं, इतना सारा पेट भर रहे हैं, उस खाने का फायदा क्या हो रहा है? सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हो क्या? ऐसा तो नहीं है। तो जो फूड आप खाते हैं उस फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो काम होता है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। यानी जो आप खाना खा रहे हैं उससे अल्टीमेटली आपकी बॉडी को एनर्जी मिलने वाली है, बट एनर्जी जो मिलने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी को फाइनली एनर्जी मिल जाती है उस खाने से जो कि आपने खाया है। तो जो आप खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी मिलेगी, बात तो तय है, लेकिन जिस प्रोसेस से मिलेगी उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो, अब बच्चों अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जिससे कि वो रेस्पिरेशन करते हैं। यानी डिफरेंट एनिमल्स हैं और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके हैं रेस्पिरेशन के। फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, जो हमारे केचुए होते हैं, जो बारिश में निकलते हैं, उनमें पता है रेस्पिरेशन कैसे होता है? स्किन के थ्रू होता है। यानी स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है? ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, यानी गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो वो एक्सचेंज जो हम लंग से कर रहे हैं, लेकिन अर्थवॉर्म के केस में वो काम स्किन से हो रहा होता है। यानी देखो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है। तो अर्थवॉर्म जो है वो ब्रीथ करती है थ्रू देयर स्किन, लेकिन अगर मैं फिश की बात करूं तो उनके पास होते हैं गिल्स, जो कि हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं लगभग उनके पास कौन सा होता है ऑर्गन? गिल्स होता है। गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो फिश में होता है गिल्स और अर्थवॉर्म में होता है क्या? स्किन, जिससे कि वो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कर पा रहे हैं।
ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोग में क्या होता है, हम कैसे रेस्पायर करते हैं, हम करते हैं लंग्स के थ्रू। यानी हमारा जो लंग्स है वो हमारी हेल्प करता है ब्रीदिंग करने में, रेस्पिरेशन करने में। अब डिफरेंस क्या है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, ऐसा कुछ ना, दोनों वर्ड्स यूज कर रही हूँ वो भी साथ साथ, तो ध्यान से सुनो। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, बस। ब्रीथ किया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यानी मैं क्या कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, है ना। तो जब मैं सांस लेती हूँ तो O2 अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, और जब मैं रिलीज करती हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, तो उसमें CO2 बाहर जा रहा है। तो ये जो तो हो गया, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और इस ब्रीदिंग की वजह से रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है। यानी ब्रीदिंग बस एक पार्ट है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का। ब्रीदिंग हो पा रही है, इसी वजह से रेस्पिरेशन पॉसिबल है। यानी कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ये होता है कि जो आपने ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में डाली है, उस ऑक्सीजन को यूज करके वो खाना जो आपने खाया है, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। यानी आपने फूड खाया, खाना खाया, बट इस खाने से अगर आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, अगर इस खाने से आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा। फूड हमने लिया और उस फूड से अल्टीमेटली बन जाती है एनर्जी। यानी फूड को तोड़कर, फूड का ब्रेक डाउन होता है ताकि उससे निकल जाए एनर्जी। लेकिन फूड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड को तोड़ने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। यानी इसको ऑक्सीजन मिलेगा फूड को तोड़ने के लिए, यानी फूड का ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ब्रीद इन ब्रीद आउट से ना, ब्रीद इन से, सॉरी, ब्रीद इन, सांस जब आप लेते हैं तो आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, और ऑक्सीजन जैसे ही बॉडी के अंदर पहुंचती है वो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है ताकि उससे मिल जाए हमको एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरा रोल किसका था, रेस्पिरेशन का। और मोटा मोटा कहानी हमने इतना क्यों पढ़ा, हमने पढ़ा क्योंकि हमें ये बताना है कि ये रेस्पिरेशन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर होता है। जैसे अभी हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि अगर साइज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो मतलब आप लिविंग है। इसी तरह अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आप लिविंग बीइंग है। ये भी किसका करैक्टर है, लिविंग बीइंग का करैक्टर है। नेक्स्ट करैक्टर देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट करैक्टर देखने से पहले एक और चीज आपको पता है, क्या आपको लगता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी ब्रीदिंग करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं? लगता है क्या आपको? इनको सांस लेते हुए देखा है क्या? चुपचाप लेते हैं क्या रात में जब हम सो जाते हैं? हाँ, ऐसा कुछ है क्या कि रात में हम सो रहे हैं, मालूम चला सारे प्लांट्स मिलके सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं? है क्या ऐसा? सिर्फ रात में नहीं बल्कि वो दिन में भी कर रहे होते हैं। यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनका भी एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ताकि एनर्जी मिल पाए। जो भी खाना बन रहा है बॉडी में या जो खाना खा रहे हैं, उस खाने से एनर्जी के निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स में भी ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन होती होगी, क्यों? क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। जिस भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जिस भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, उस बॉडी को करना पड़ेगा रेस्पिरेशन। यानी प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए क्योंकि इसको भी बहुत सारे काम करने तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, लेट्स सी। अब प्लांट्स की हो गई क्या, ये लीव्स हैं। प्लांट्स में क्या होती हैं, लीव्स। अब लीव्स में होते हैं कुछ पोर्स। क्या होते हैं, लीव्स में होते हैं कुछ पोर्स। ऐसे करके कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर्स का मतलब क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स, ओपनिंग्स होती हैं, कुछ 6 टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्लांट को ब्रीथ करने में। यानी इन पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, CO2 बाहर करते हैं, सॉरी O2 बाहर करते हैं। इनमें उल्टा चलता है बच्चों, इनमें क्या चलता है, उल्टा, क्योंकि इनको चाहिए होती है CO2 और इनके लिए जो वेस्ट है वो है O2। यानी ये O2 बाहर रिलीज करते हैं और लेते क्या है, लेते क्या है, CO2।
ठीक है। तो इन पोर्स के थ्रू, ये जो पोर्स बने हैं, ये जो पोर्स बने हैं इनके, ये जो पोर्स हैं, इस पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, O2 रिलीज कर रहे हैं। इन पोर्स के, पोर्स क्या है, ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स। इन ओपनिंग्स के थ्रू ये जो प्लांट होता है ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है और CO2 को अंदर ले लेता है एनवायरनमेंट से। वही CO2 जो हम रिलीज करते हैं, जब हम सांस रिलीज करते ना, हमने सांस रिलीज की, CO2 रिलीज हुआ, वो CO2 ये ले लेते हैं। और जो हम O2 अपने बॉडी में डालते हैं वो O2 हमको यहाँ से मिलती है। उल्टा चल रहा है, उल्टा। हम क्या कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, O2 दे रहे हैं और CO2 ले रहे हैं। दैट्स वाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमें अगर ऑक्सीजन चाहिए तो हमें प्लांट्स चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है प्लांट से। तो प्लांट से जो ऑक्सीजन मिलती है वो इसीलिए क्योंकि प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पे कुछ पोर्स जो उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उन पोर से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और CO2 को अंदर ले लेते हैं। ठीक है। सो ये होता है हमारे प्लांट्स में। अब उनको CO2 क्यों चाहिए भैया, हमको तो ऑक्सीजन इसलिए चाहिए था क्योंकि हमको फूड को तोड़कर एनर्जी बनानी थी, है ना। इनको क्यों चाहिए CO2, ये तो O2 को रिलीज कर रहे हैं, इनको O2 नहीं चाहिए, इनको CO2 चाहिए। तो इनको CO2 इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चों इनको परफॉर्म करना होता है फोटोसिंथेसिस। पता है ना फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पता है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक प्लांट खाना बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट खाना बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है CO2 का होना, यानी खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए होता है प्लांट को, इसीलिए ये CO2 लेता है हमसे या किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो कि ब्रीदिंग करके CO2 बाहर निकाल रहा है बॉडी से। ठीक है। सो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। यानी कि जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए रेस्पिरेशन में उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो रिलीज आउट कर देते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यानी कि मोटा मोटा बस दिमाग में इतना याद रखो कि फोटोसिंथेसिस में वो CO2 यूज़ करते हैं, वो CO2 यूज़ करते हैं और O2 को रिलीज आउट करते हैं। और जो O2 रिलीज होता है वो हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ताकि हमारा फूड का ब्रेक डाउन हो और हमको मिल जाए एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना तीसरा करेक्टर जो डिफाइन करता है लाइफ को। यानी कि अगर कोई चीज़ लिविंग बीइंग है तो उसको स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। स्टिमुलाई क्या होता है, कभी आपके सामने चाय रखी हो और गलती से आपने बहुत जल्दी इसमें हाथ डाला हो या बहुत जल्दी पी लिया हो और आपकी जीभ जल जाए, ऐसे करते हो ना, मतलब हम फटाक से चेंज हुआ, आपके इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, आपने चिल्लाया या आपने उंगली डाली तो आपने उंगली हटा दी जल्दी से, वो भी आपने क्या किया, रिएक्ट किया। या मैं कहूँ कि आपके सामने कोई आपकी फेवरेट डिश आ जाए, आपको जो पसंद है, जैसे मेरे को पिज़्ज़ा पसंद है, यहाँ कोई पिज़्ज़ा रख देगा तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा देख के, यानी मैंने रिस्पॉन्स किया उस चीज़ को कि ओहो टेस्टी है ना, तो मैंने उस चीज़ को रिस्पॉन्स किया, है ना। इसी तरह जब भी कोई हमारी सराउंडिंग में चेंज आता है जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस चेंज को बोलते हैं स्टिमुलाई। यानी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, मतलब हम अच्छे खासे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, अच्छे खासे बैठे बैठे हमारे हाथ में चाय टच हो गई, बहुत गर्म थी जो, और हमने चिल्ला दिया, यानी कुछ चेंज हुआ हमारे इन्वायरमेंट में, उस चेंज को क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। अच्छे खासे बैठे तो सामने पिज्ज़ा आ गया और उस पिज़्ज़ा के आने के चक्कर में मैंने रिएक्ट करके मेरे मुंह में पानी आ गया, यानी मुझे कुछ रिएक्ट करना पड़ा उस पिज़्ज़ा को देखकर, कुछ चेंज किया मैंने अपने अंदर, तो वो पिज़्ज़ा क्या हो गया, एक स्टिमुलाई हो गया, कुछ चेंज हुआ मेरे इन्वायरमेंट में। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस को जो हमारे आसपास सराउंडिंग में होते हैं जिसकी वजह से हम उनको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको जवाब देते हैं, चाहे मुंह में पानी लाकर या अपना हाथ हटा के या चिल्लाकर, उसको बोलते हैं क्या, स्टिमुलाई। ऐसे चेंज को बोलते हैं क्या, स्टिमुलाई। ठीक है। नाउ
अगर कोई चीज लिविंग बीइंग है, अगर कोई चीज लिविंग बीइंग है तो उसकी ये आदत होगी कि वो उस चीज को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कोई चेयर पड़ी है, अब चेयर के सामने तुम चाय रखो, तुम कुछ भी करो, चेयर भाग थोड़ी जाएगी। यानी कि आप चेयर को पूरी चाय की भगोनी में डाल दो या चेयर के सामने पूरा पिज्ज़ा का पूरा पिज्ज़ा ला के रख दो, तो चेयर क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, वहीं चुपचाप पड़ी रहेगी जहाँ है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसको पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। इसीलिए आई सेड कि सिर्फ लिविंग बीइंग ही है जो किसी चीज को रिस्पॉन्स कर सकती है, किसी चीज को रिस्पॉन्ड कर सकती है, जवाब दे सकती है, अगर उसके इन्वायरमेंट में, अगर उसके सराउंडिंग में कोई चेंज आता है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, क्या प्लांट्स भी लिविंग बीइंग होते हैं? ये तो हमने देख लिया कि प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग बीइंग होते हैं, बट क्यों? वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्या? हाँ, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे? आपने कभी छुई मुई प्लांट सुना है? छुई मुई प्लांट के बारे में, जिसको हाथ लगाओ तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं। पहले ऐसी होती है, टच करो ऐसे हो जाती हैं। यानी उस प्लांट को बोलते हैं मिमोसा प्लांट या टच मी नॉट प्लांट। तो जब भी टच मी नॉट, मुझे छूना मत, लेकिन हम जैसे ही उसको छुएंगे वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है। यानी उसने रिस्पॉन्ड किया हमारे टच को। टच क्या था? स्टिमुलाई था। मैंने उसको छुआ, वो टच क्या था? एक स्टिमुलस था, उसके इन्वायरमेंट में चेंज था, और उसने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया? सिकुड़ कर रिस्पॉन्ड किया, है ना। सो वो भी क्या है? एक लिविंग बीइंग है। इसी तरह कभी आपने देखा है कोई बर्ड बैठी हो और आप जितने मर्जी धीरे जा रहे हो, बट आप जैसे ही पास पहुंचोगे वो बर्ड उड़ जाएगी। यानी बर्ड भी एक लिविंग बीइंग है, क्योंकि उसको जैसे ही समझ में आया कि उसके एनवायरनमेंट में, उसके सराउंडिंग में कुछ चेंज आया है, वो उसको रिस्पॉन्ड करती है और भाग जाती है। रिस्पॉन्ड किया, उसका जवाब दिया भाग कर। सो वो भी एक लिविंग बीइंग है। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ऑल्सो अ करेक्टर, जो ये बता रहा है कि ये सिर्फ एक लिविंग बीइंग ही शो करता है। लेट्स स्टडी अनदर करेक्टर जिसका नाम है स्क्रीशन। यानी कि आप जो इतना ढेर सारा खाना खाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सारा खाना आपके बॉडी में ही रुका रहता है? नहीं जी नहीं। आपका जो खाना है, खाने से निकल जाती है एनर्जी, और एनर्जी मिलने के बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट चीज़ बची है, जिसका कोई काम नहीं है, जिससे कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली है, जो किसी काम का नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, और उस बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है। सो हम सारे जो भी लिविंग बीइंग है खाना खाते हैं। ये चीज़ हमने सबसे पहले बार पढ़ी थी कि जो भी लिविंग है वही खाना खाता है। तो हमने खाना खाया, लेकिन सारा खाना जो है वो यूज़ नहीं होता बॉडी से। यानी जो खाना यूज़ नहीं हुआ है, जो वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। जब आप अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, जब अपनी बॉडी से आप वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। और ये काम भी कौन कर सकता है? सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है। दैट्स व्हाई एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक और कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एक नया कॉपी दे रहा है, अपना एक बच्चा पैदा कर रहा है, तो ये प्रोसेस भी कौन शो करता है? सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। सो रिप्रोडक्शन जो है वो भी क्या है? एक करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये प्लांट भी शो करते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो भी लिविंग हैं वो ये शो करेंगे। क्या शो करेंगे? रिप्रोडक्शन शो करेंगे। अगर मैं किसी एनिमल की बात करूं तो आप हैन देखते हैं। हैन क्या करता है? अंडा देता है ना। मुर्गा अंडा देता है, सॉरी मुर्गी अंडा देती है, राइट। मुर्गी अंडा देती है। अब अगर मुर्गी अंडा दे रही है, यानी उस अंडे से निकलेगा क्या? एक चिक निकलेगा, है ना, एक चूजा निकलेगा, और वो चूजा क्या होगा? बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखता होगा। यानी यहाँ पे हुआ है रिप्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू एग। तो यहाँ पे एग रिलीज किया, लेकिन क्यों रिलीज किया? क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ था। यानी क्या है? एक मुर्गी जो है वो क्या है? एक लिविंग बीइंग है। इसी तरह कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली अपना छोटा सा बच्चा दे देते हैं, अंडे की जरूरत नहीं होती। यानी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के। कोई अंडा निकाल रहा है ना, कोई अंडे के थ्रू बच्चा दे रहा है, कोई डायरेक्टली बच्चा दे रहा है ना।
किसी किसी में प्लांट्स की अगर बात करूं तो प्लांट्स में सीड्स जो होते हैं, जो बीज होते हैं, जिसको मिट्टी में डालते हैं नया प्लांट आ जाता है ना। तो जो बीज होता है वो भी क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है एक न्यू प्लांट लाने में, यानी वो भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। न्यू प्लांट आ रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, सीड के थ्रू हो रहा है। और किसी किसी प्लांट में बिना सीड के हो जाता है रिप्रोडक्शन। तो मतलब अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जवाब क्या है कि रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है, जो होंगे कौन, लिविंग बीइंग, यानी सिर्फ जिंदा ही लोग, जिंदा ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अपने एक लास्ट कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी जो ये बोलता है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं, ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं। इसका नाम है मूवमेंट, यानी चलना फिरना। अगर कोई बॉडी, अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पहुंच जाती है, उस चीज को बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मूवमेंट। यानी कि अगर एनिमल किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है। अब प्लांट्स का क्या फंडा है, प्लांट्स का तो हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को एक ही जगह टिकाए कर रखती हैं, है ना। प्लांट्स की रूट्स प्लांट्स को एक ही जगह टिका कर रखती हैं। तो प्लांट्स के केस में क्या है कि वो तो भैया लिविंग है, उसके बावजूद वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ आ गई ना कंट्रोवर्सी कि मूवमेंट हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, लेकिन प्लांट्स लिविंग होने के बावजूद अपनी जगह से हिल नहीं सकते। इसी तरह कुछ और सब्सटेंसेस जो कि हमारी रूट्स प्लांट को देती है, पानी, मिनरल्स, वो तो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। यानी जो लिविंग है हमारा प्लांट वो एक ही जगह टिका हुआ है, लेकिन जो रूट्स वाटर और मिनरल मिट्टी से लेकर प्लांट तक पहुंचा रही हैं वो नॉन लिविंग है, उसके बावजूद अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मिट्टी में थे, मिट्टी से कहाँ पहुंच गए, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच गए। इसका मतलब नॉन लिविंग थे फिर भी मूवमेंट कर दी। तो हम कैसे बोले कि सिर्फ लिविंग ही मूवमेंट शो करते हैं, यहाँ पे तो नॉन लिविंग मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई है दिक्कत। यानी कि यहाँ अभी हम अच्छे से कैसे डिफाइन करें कि लाइफ के कौन से करेक्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे करेक्टर्स जो एक लिविंग बीइंग शो कर रहा है वो दूसरा शो नहीं कर रहा है, या नॉन लिविंग जो शो कर रहा है वो एक्चुअली करेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग का है। यानी कंट्रोवर्सीज आती हैं, बट अल्टीमेटली एक चीज आती है, दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। यानी हमारी लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, जो भी है सब बहुत ही सुंदर है ना। सो ये जितने भी हमने करेक्टर्स बताए, जो भी हमने करेक्टर्स बताए अभी, ये सारे करेक्टर्स जो हैं ये अल्टीमेटली किसके हैं, एक लिविंग बीइंग के हैं। यानी कि अगर कोई जिंदा है तो वो ये करेक्टर शो करेगा। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है प्यारा सा वो फिनिश होता है, और मिलते हैं जल्द ही अपने एक नए चैप्टर में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब सारा खेलो, मुस्कुराओ और रिवीजन करो। बाय बाय।